हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमृत सियाग है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी है द लॉन्ग वे गॉन, रिटन बाय इज़मल बेकी। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद है लंबा सफ़र छोटा बचपन। एक ऐसे लेखक की कहानी, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसको अपने बचपन में ही घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है और उसके युवा अवस्था में, उसकी बाल अवस्था में वो बाल सैनिक बन के अपने देश के लिए गृह युद्ध की ऐसी स्थिति को देखता है। और एक ऐसी संवेदनशील कहानी और मार्मिकता से परिपूर्ण, रूह को कंपा देने वाली ऐसी कहानी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना हूँ। उसका भाग प्रथम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सोचिएगा और अपने दिमाग में इस चीज़ पे अमल करिएगा कि क्या होगा अगर एक दिन आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। अगर वो गांव जहाँ आप खेलते थे, जहाँ आपकी माँ प्यार से खाना बनाती थी, जहाँ पिता की डांट भी स्नेह से भरी होती थी, अचानक जलकर सब राख हो जाए। अगर मासूमियत की जगह डर ले ले और खुशियों की जगह मौत की आहट और खिलौनों से खेलने की उम्र में बंदूकों से आपको खेलना पड़ जाए। ये कहानी ऐसी है इज़मल बेग की, जिसकी ज़िंदगी एक पल में बदल गई। साल 1993 की बात है। पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश सीयरा लियोन। हरे भरे जंगलों और मिट्टी के घरों से घिरा हुआ ये गांव मोगवेमो की ये कहानी है। यहाँ की सुबह बहुत ठंडी और ताज़ी होती थी। पक्षियों की चहचहाट, खेतों में काम करते लोग, बच्चों की खिलखिलाहट, ये सब मिलकर एक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करते थे। 12 वर्षीय इज़मल बेग के लिए गांव उसका पूरा संसार था। वो अपने बड़े भाई जूनियर और दोस्तों जैसे टालोई, मोहम्मद और गिबरिला के साथ खेलते और मस्ती करने में बिताता था। वे आम के पेड़ पे चढ़ते थे, तालाबों में तैरते थे और रात में गांव के बुजुर्गों से डरावनी कहानियाँ अक्सर सुना करते थे। लेकिन इज़मल का इन सबसे परे एक और जुनून था। वो था हिप हॉप संगीत, उस समय के दिलजीत दोसांझ का संगीत। उस समय अमेरिका का रैप म्यूज़िक धीरे धीरे अफ्रीका में पहुंच रहा था। इज़मल और उसका भाई हिप हॉप के दीवाने थे। वे रन डीएमसी और एलएल कूल जे जैसे कलाकारों के गाने सुनते थे और उनकी नकल करने की कोशिश करते थे, जो उन्होंने खुद के भी गाने लिखने शुरू कर दिए और एक दिन बड़ा कलाकार बनने का सपना देखा था कि हम भी एक दिन बड़े कलाकार बन के अमेरिका जैसी बड़ी जगहों पर परफॉर्मेंस अपनी देंगे। लेकिन यह सब कुछ उनके लिए इतना आसान नहीं था। इज़मल बे बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारी ये छोटी सी खुशहाल दुनिया जल्दी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। देश में और उसके गांव में युद्ध की शुरुआत और उसका भयावह। एक दिन इज़मल जूनियर और उनके दोस्त मातृजोंग नाम एक गांव में हिप हॉप प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। वे अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। गांव के चौक पर अचानक डरावनी सी एक खबर गूंजी। एक ललकार सुनाई दी थी और बोला जा रहा था कि विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। वे मोगवेमो गांव को जला रहे हैं। मोगवेमो इज़मल बे का माँ बाप का एक गांव था। इज़मल के दिल की धड़कन तेज हो गई। मोगवेमो सुन के उसके रूह कांप उठे। उनका अपना गांव, क्या उनके माता पिता सुरक्षित होंगे? ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल उसके दिमाग में उभरने लगे। वहाँ खड़ा हर व्यक्ति घबरा गया। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगी। किसी को नहीं पता था कि अब क्या किया जाए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह युद्ध हमारी ओर बढ़ रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इज़मल और उसके दोस्तों ने तुरंत फैसला किया, उन्हें वापस अपने गांव जाना है। लेकिन जब वे गांव की ओर बढ़ने लगे तो कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। बोले कि मत जाओ, वहाँ सिर्फ मौत है, चारों तरफ हाहाकार है। लेकिन इज़मल रुक नहीं सका। उसने माता पिता से मिलना था। वो जूनियर और उसके दोस्त जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही वो मोगवेमो पहुंचे, उनका दिल दहल गया। गांव जल रहा था, चारों ओर धुएं का गुबार था, घर राख हो चुके थे, सड़कों पर शव पड़े थे, कुछ इंसानों के और उसमें से कुछ जानवरों के शव पड़े थे। चारों तरफ खून, चीखें और दहशत थी। ये सब देखकर एक बच्चे का दिल
चूर चूर हो गया था और उसके दिल से आवाज़ आ रही थी, माँ माँ, पापा पापा। इस्माइल चिल्लाया लेकिन कोई वापस जवाब लौट के नहीं आया। जब किसी बच्चे के लिए माँ पापा का जवाब लौट के नहीं आता तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। गांव पूरी तरह वीरान था। कुछ लोगों के शव ऐसे पड़े थे जैसे उन्हें भागने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे और उन्हें शूट आउट कर दिया गया था। इस्माइल ने महसूस किया उसके पैर कांप रहे थे, उसकी आंखें सूख चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब सच था या कोई बुरा एक सपना था जो सोए हुए देखा था। हमने सुना था कि युद्ध होता है लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना भयानक होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। इस्माइल और उसके दोस्त गांव छोड़ने को मजबूर थे। वे घने जंगलों की ओर भागे जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सके और विद्रोहियों से दूर जाया जा सके। लेकिन जंगल इतने आसान नहीं होते जितना सुनने में आसान लगते हैं। भूख और प्यास, कई दिनों तक उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वे जंगली फल खाते लेकिन कई बार वे जहरीले निकल जाते जिससे उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती थी। उनके दिमाग में भय उभर रहा था क्योंकि विद्रोही हर जगह थे। अगर वे पकड़े जाते तो या तो उन्हें मार दिया जाता बिना पूछे ही, बिना तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछे ही, या फिर उन्हें सैनिक बना दिया जाते थे। लेकिन बच्चों को सैनिक कम बनाया जाता था। अकेलापन उनमें होता था। वो हर दिन सोचते थे कि क्या उनके माता पिता अभी भी जिंदा है। ये सवाल हर बार उबर उबर के उनके दिल पे आता था। रात में हमें जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थी लेकिन उनसे ज़्यादा डर हमें इंसानों से था। ये कितनी भयावह हो सकती है कि जब तुम्हारे पास के इंसान, तुम्हारे पड़ोसी इंसान, उसे तुम्हें डर लगना शुरू हो जाए। ये कैसे बीती होगी उनके दिल पे कि तुम्हें जंगली जानवरों से ज़्यादा इंसानों का डर आदमी को लगने लग जाए। एक दिन जब एक छोटे से गांव पहुंचे तो वहाँ के लोग उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चे विद्रोही सैनिक हो सकते हैं। और जब बच्चों पर विद्रोही सैनिक होने का एक टैग लग जाए तो कैसी गुजरी होगी उनके ऊपर। गांव के कुछ लोग उन्हें मारने के लिए तैयार थे लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आता है और बोलता है, ये सिर्फ मासूम बच्चे हैं, इन्हें मत मारो। वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें बचा लेता है लेकिन कहता है, बेटा इस दुनिया में अब किसी पर भरोसा मत करना। इस्माइल समझ जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही है और मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े करके जा रहा हूँ। क्या वे अपने माता पिता को खोजने की अभी कोशिश करेंगे? क्या वे किसी सुरक्षित जगह पर पहुँच पाएंगे या फिर ये सफ़र उन्हें और भी ख़तरनाक रास्तों पर ले जाएगा? हम अगले भाग में इस्माइल की पहली बार सच में मौत का सामना करना पड़ेगा जब उसे यह एहसास होगा कि अब बचपन ख़त्म हो चुका है और एक नया खतरनाक सफ़र शुरू होने वाला है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं अगला भाग जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। शुक्रिया।